वंदे मातरम देवियों। पिछली क्लास में आपने पढ़ा आवेश किसे कहते हैं और आपने जाना कि वस्तुतः आवेश इलेक्ट्रॉन का ही गुण है। कोई भी वस्तु अगर आवेशित होती है तो इसका कारण ये है कि उस पर या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश अथवा इकाई आवेश कहते हैं, यानी कि यूनिट चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आज मेरे पास सिस्टम में एनसीईआरटी की किताब बुक भी लोड हो गई है, तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और जिस क्रम में एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए गए हैं उसी के क्रम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए भूमिका है। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन होता है। वैसे अभी हमने क्लास जब ली थी, रिवीजन क्लास ली थी क्लास 12th के बच्चों के लिए, जब यूपी बोर्ड ने कहा था कि हम जुलाई में 5 जुलाई से यूपी बोर्ड के एग्जाम कराएंगे, तब ये क्लास ली थी, तभी से यहाँ पर टिक मार्क है। फास्ट रिवीजन क्लास थी वो। परंतु अब एग्जाम चूंकि रद्द हो गए हैं, तो जो बच्चे कक्षा 11 से कक्षा 12 में प्रमोट होकर आए हैं उनके लिए ये किताब है और हम लोग क्रम से इसमें रिवीजन करेंगे। भूमिका में एक जगह पर शब्द आया है, चूंकि हिंदी यहाँ पर थोड़ी सी कठिन है और सभी बच्चों को समझनी भी चाहिए। संश्लिष्ट शब्द आया है, संश्लिष्ट वस्त्रों। तो संश्लिष्ट वस्त्रों भूमिका आपको पूरी पढ़नी है। यहाँ पर जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की किताब है वो भूमिका पढ़ते जाएंगे। वैसे तो बहुत कुछ टॉपिक हम लोग थोड़ा सा आगे भी बढ़ गए हैं, लेकिन चूंकि बुक अवेलेबल है यहाँ पर तो फिर आप पढ़ते जाइएगा इसको। संश्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है सिंथेटिक कपड़े। सिंथेटिक शब्द का इस्तेमाल हम लोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन संश्लिष्ट शब्द नहीं प्रयोग करते। तो संश्लिष्ट को इंग्लिश में सिंथेटिक कहते हैं। तो जितने भी सिंथेटिक वस्त्र होते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, जैसे सर्दी में स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों अर्थात सिंथेटिक कपड़े को शरीर से उतारते समय चट-चट की ध्वनि सुनने तथा चिंगारियां देखने का अनुभव होगा। ये आपको भूमिका पढ़नी है। एक और शब्द आया है यहाँ पर, तड़ित। तड़ित शब्द का अर्थ है बिजली जो बादल टकराने पर गरजती है, आकाश में दिखाई देती है, उसको तड़ित कहते हैं। बिजली गिर गई, इस तरह से रोजमर्रा के दैनिक जीवन में आपको बारिश के दिनों में खबरें सुनाई देती हैं, वहां से तड़ित शब्द उठाया गया है। एक और बात, प्राचीन भारतीय जो मंदिर हुआ करते थे उनमें जो गुंबद निकला हुआ करता था उस पे तड़ित चालक लगा होता था। तो उस तरह से वहां पर तड़ित चालक की जो बनावट हुआ करती थी वो गुंबद से होकर जालनुमा बिछा रहता था गुंबद के अंदर से, और ऊपर एक धात्विक छड़ नुकीली लगी होती थी। तो आकाश में जब कभी बिजली गिरने की संभावना होती थी आसपास के क्षेत्रों में, तो चूंकि वो उसकी जो नोक होती थी ऊपर जो गुंबद में धात्विक छड़ लगी होती थी वो उसको आकर्षित कर लेती थी। तो बजाय खेत खलिहान और किसी के घर पर बिजली गिरने के, वो मंदिर के गुंबद में जो धातु लगी होती थी वहां पर आकर्षित होकर जमीन में यानी कि पृथ्वी में समाहित हो जाती थी। तो ये एक प्रकार का आवेश ही है जो उत्पन्न होता है आकाश में, जिसको बिजली कहते हैं। आवेश के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और दो बादलों के घर्षण बल के कारण, घर्षण के दो बादलों के बीच में टकराते हैं जब दो बादल, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या आवेश का आदान प्रदान होता है भारी संख्या में, उसके कारण ये बिजली उत्पन्न होती है। तो यहाँ से हम लोग समझते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। अब आ जाइए यहाँ पर, जो ये इकाई हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। वैद्युत शब्द का अर्थ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जहां पर भी आवेश शब्द आएगा
उसको आप इस वैद्युत शब्द से जोड़ लेंगे, संबंधित कर देंगे। तो स्थिर मीन्स जो चलायमान नहीं है, जो गतिशील नहीं है, वो स्थिर हो गया। वैद्युतिकी मतलब आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी इस इकाई का नाम है जिसमें हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सम्मिलित हैं। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिलाकर एक इकाई बनती है जिसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, एक यूनिट बनती है। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करेंगे। अब आ जाइए वैद्युत आवेश, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चूंकि किताब अवेलेबल नहीं थी, इस कारण हम लोग किताब में क्या दिया गया है और जो पुस्तक का कंटेंट है उससे अपरिचित थे। तो यहाँ पर आ जाते हैं। एक शब्द और आया है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ एम्बर है। इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक के बाहर चक्कर लगाने वाला कण है ये। और ये जो आवेश उत्पत्ति का कारण है, आवेशों के उत्पन्न होने का कारण है, वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रिसिटी बनने का जो कारण है वो भी इलेक्ट्रॉन है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द का जो उत्पत्ति है वो इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है और ग्रीस भाषा का शब्द है ये। आगे चलते हैं। अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश धनात्मक होता है या धनात्मक माना गया है उसको। और अभी आपने पढ़ा और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ऋणात्मक माना गया है और प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को धनात्मक माना गया है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों पर विपरीत आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण और प्रोटॉन पर धन। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा हम पाते हैं कि सजातीय, एक ही जाति के, एक ही जाति का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक ही प्रकार के। जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋण है तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के आवेश की बात कर रहे हैं, या दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। सजातीय का मतलब एक जैसा आवेश। एक पर अगर ऋण है एक वस्तु पर तो दूसरी वस्तु पर भी ऋण आवेश है, और अगर एक वस्तु पर धन है और दूसरी वस्तु पर भी धन ही होगा। तो इन दोनों ये जो दो वस्तुएं हैं यहाँ और यहाँ, इन पर हम लोग कहेंगे सजातीय आवेश है। इस पर भी धन और दूसरे पर भी धन, यहाँ पर भी ऋण और यहाँ पर भी ऋण, तो ये सजातीय आवेश हो गए। तो सजातीय आवेश यानी कि एक जैसे आवेश, ऋण ऋण और धन धन, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विजातीय, विजातीय का मतलब उल्टा। जैसे वी जहां पर लग गया, विलोम शब्द पढ़ा है ना आपने हिंदी में, उसी प्रकार से यहाँ पर वी लगा हुआ है। वी का मतलब है जो विपरीत आवेश है, वी मतलब विपरीत, विजातीय आवेश। विपरीत आवेश का मतलब है कि एक पर अगर धन है तो दूसरे पर, दूसरी वस्तु पर ऋण है। तो ये कैसे आवेश हो गए, विजातीय, विजातीय अथवा विपरीत आवेश, एक ही बात है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उस दिन की क्लास में भी आपने पढ़ा था। और वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है उसको आवेश की ध्रुवता कहलाता है, गुण। इसे आप स्वयं पढ़ेंगे, अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछेंगे। ये भी आप स्वयं ही पढ़ेंगे।
अच्छा, एक शब्द यहाँ पर आया भू संपर्कण। भू मीन्स पृथ्वी, संपर्क मीन्स कांटेक्ट, आप जानते हैं। भू संपर्कण मतलब ऐसा कोई भी ऐसी घटना जिसमें पृथ्वी से संपर्क कर दिया जाए, तो आवेशों का पृथ्वी पे संपर्क कर दिया जाए। अभी ऊपर एक टॉपिक में बताया था ना कि मंदिर में जो गुंबद होता था, अब के मंदिरों की बनावट अब ऐसी नहीं है। प्राचीन काल के जो जितने भी मंदिर हैं उसमें तड़ित चालक हुआ करता था। यहाँ पर एक छड़ लगा करती थी, धातु की छड़, कोई भी धातु, और इस गुंबद में इस प्रकार से जाल बिछा रहता था पूरा, जिसका पूरा नेटवर्क जो हुआ, जिसका पूरा कनेक्शन छड़ से रहता था अंदर की दीवारों में। जिस प्रकार से लेंटर डालते समय जाल बनता है लोहे का, उसी तरह से, और इसको यहां से पृथ्वी पर भू संपर्कित कर दिया जाता था मंदिर में, इसी पूरे जाल को। तो सारा का सारा जो आवेश था, यहाँ पर बिजली कड़कती थी, और ये इसको सारे के सारे बिजली, दो बादलों के टकराने से उत्पन्न जो आवेश था, जिसके कारण बिजली उत्पन्न होती है, तड़ित उत्पन्न होती है, उसको ये धातु की छड़ आकर्षित करती थी, और पूरा आवेश इस जाल के जरिए पृथ्वी में चला जाता था, यानी कि भू संपर्कण हो जाता था उसका, यानी कि पूरे आवेश का जो आकाश में उत्पन्न हो रहा है उसका पूरा भू संपर्कण पृथ्वी पर, भू मतलब पृथ्वी, संपर्कण मतलब कांटेक्ट, पृथ्वी के कांटेक्ट में चला जाता था, और दुर्घटना होने से बच जाती थी। बिजली या तड़ित कहीं और नहीं गिरती थी। अब आइए, हम लोग वास्तव में यहां तक पहुंच चुके थे। वैद्युत आवेश के मूल गुण आपने पढ़े थे। धनावेश तथा ऋणावेश तथा इनमें एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब आप यहां पर यह चीज समझ लीजिएगा, हमने यह देखा कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तथा प्रोटॉन पर धनावेश होता है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इनमें एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस बात को आपको समझना है। जब शुरुआती कक्षाएं ली गई थी, क्लासेस हुई थी, तो उसमें आपसे कहा गया था कि जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 प्रोटॉन है या 3 प्रोटॉन है, ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण है ये, तो बाहर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अगर यहाँ 3 प्रोटॉन है तो बाहर भी 3 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसा पाया गया है। तो आपको मालूम है प्रोटॉन पर, लेकिन पूरा परमाणु कैसा होता है? परमाणु उदासीन है। परमाणु कहा जाता है, परमाणु वैद्युत उदासीन है। वैद्युत मीन्स आपको पता है, आवेश। उदासीन का मतलब आप समझ लीजिए शून्य। अब यहां पर अर्थ बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। परमाणु वैद्युत उदासीन है। उदासीन का मतलब शून्य, ना तो उस पर धनात्मक आवेश है, ना ही किसी भी प्रकार का ऋणात्मक आवेश है। तो इसी को आप ऐसे समझिएगा, परमाणु पर आवेश शून्य है। क्यों? क्योंकि जितना ही नाभिक के अंदर प्लस है, 2 प्रोटॉन का मतलब 2 इकाई आवेश,
धनात्मक, दो इकाई आवेश धनात्मक और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब -2 इकाई आवेश। तो +2 और -2 मिलकर कितना हो गया? 0। तो यहां पर परमाणु वैद्युत उदासीन है, इसका अर्थ है परमाणु पर आवेश 0 है। ठीक है ना, क्योंकि जितने प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, यानी कि जितना धन आवेश नाभिक के अंदर में होता है उतना ही ऋण आवेश नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहा होता है। अब हम यहाँ आवेश के अन्य गुणों का वर्णन करेंगे। यदि एक चीज यहां पर और है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में कम है, यहां पर समझ लीजिएगा क्योंकि ये शब्द बहुत बार आने वाला है पूरे 2 या 3 चैप्टर्स में। यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें बिंदु आवेश मान सकते हैं। जैसे इस पेज पर यहां पर इस जगह पर एक बिंदु रख दिया जाए, इस जगह पर इस कॉर्नर पर एक बिंदु रख दी जाए, इतनी छोटी कोई वस्तु हो और यहाँ इस सीध में यहाँ पर कोई बिंदु रख दिया जाए, तो ये जो बिंदु का साइज है यानी कि आकार आकृति है वो ये जो इनके बीच की दूरी है इसकी तुलना में काफी कम है, तो इसको हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। आवेशित वस्तुओं का साइज मतलब आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें बिंदु आवेश मान सकते हैं। और यह मान लिया जाता है कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर संकेंद्रित है। संकेंद्रित का मतलब है इकट्ठा है। अब आ जाइए सेक्शन 1.5.1 आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब है योग से। आवेशों की योज्यता में योज्यता का मतलब है योग से। योग मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब 2 धन 3 धन 5 इस प्रकार से जोड़ना। आ जाइए बच्चों, यहां पर योज्यता का अर्थ बताया आपको अभी, जोड़ना। तो यहां पर आ जाइए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है किसी निकाय में, निकाय मतलब सिस्टम में, किसी यादृच्छिक मात्रक में मापे गए 5 आवेश। मतलब कोई सिस्टम है, कोई 2 वस्तुएं भी हो सकती हैं, 3 वस्तुएं भी हो सकती हैं, 4 वस्तुएं भी जो आपस में एक दूसरे के आसपास रखी हुई हैं और उनमें किसी एक वस्तु पर +1, दूसरे पर +2, तीसरे पर -3 और चौथे पर +4 तथा -5 है, तब उसी मात्रक में निकाय का कुल आवेश। तो कुल आवेश निकालने के लिए इनका बीजगणितीय योग कर देते हैं। बीजगणितीय योग मतलब जिस संख्या के आगे जो चिन्ह है उस चिन्ह को साथ में रखते हैं। तो +1 +2 -3 +4 -5 और इनको अगर ऐड किया जाएगा तो आवेश कितना आ गया? -1। तो -1 इकाई आवेश यहां पर हो जाएगा, या -1 अगर कूलम में नापा गया है तो -1 कूलम आवेश हो जाएगा। योज्यता का मतलब कुल मिलाकर अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु पर या किन्हीं बिंदु आवेश, कोई भी बिंदु आवेश जो पास पास रखे हुए हैं, तो अगर हम टोटल आवेश उन सबका इकट्ठा निकालेंगे तो हम सारे आवेशों को उनके चिन्हों के साथ जोड़ेंगे, यानी कि उनका बीजगणितीय योग करेंगे। जैसे कि अभी परमाणु का उदाहरण आपने लिया, परमाणु के उदाहरण में क्या था? आवेशों की योज्यता है, यहां पर समझ लेंगे हम लोग। यहां पर
कोई भी यहां पर आवेश रखा हुआ है +1 कूलम, यहां पर आवेश रखा हुआ है -2 कूलम, +3 कूलम, और इस बिंदु पर रखा हुआ है -8 कूलम, यहां पर आवेश रखा हुआ है +4 कूलम। और ये कहा जाए कि ये जो 5 आवेशों का समूह है, इसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, इस पर इस 5 आवेशों के समूह पर कुल कितना आवेश है, तो आप कैसे योज्यता, आवेशों की योज्यता के नियम के आधार पर आप क्या करेंगे, +1 -2 +4 +3 -8 +4 4 3 7 और 1 8, 8 तो प्लस का हो गया, और 8 माइनस और -2, तो ये हो गया -10 इज इक्वल्स टू आ गया आपका -2 कूलम आवेश। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस, 5 चार्जेस, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, 5 आवेशों का समूह, 5 बिंदु आवेशों का समूह भी कहा जा सकता है। तो आपको आवेशों की योज्यता समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश संरक्षित है। ये देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है 1 मार्क बोर्ड क्वेश्चन। 1 मार्क बोर्ड क्वेश्चन मतलब कि आवेश संरक्षण का नियम, यहां पर लिखा हुआ है आवेश संरक्षण का नियम। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है बोर्ड में, आवेश के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है, इस तरह से बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप देखिए हाईलाइटेड जहां पर किया गया है येलो कलर से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण शब्द का अर्थ हमारी बच्चियां समझ लें, स्थान अंतर, यानी कि एक वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के स्थान में अंतर हो गया। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं ट्रांसफर होता है। आप चाहें तो यहाँ ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, जैसे आपने बचपन में ऊर्जा संरक्षण का नियम, मतलब क्लास 9th में या 10th में ऊर्जा संरक्षण का नियम याद किया होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसी तरह से ठीक यहाँ पर आपको याद करना है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल या मात्र एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव है का मतलब आवेश का स्थानांतरण संभव है, क्योंकि आवेश कब उत्पन्न होता है आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही आवेश उत्पन्न होता है किसी भी वस्तु में, या आवेश का प्रकटीकरण होता है। आवेश तो होता है पहले से, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब, या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और कमी और अधिकता के आधार पर ही आवेश की प्रकृति संभव है कि धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश प्रकट हुआ है। तो इस तरह से आप आवेश संरक्षण के नियम में लिख सकते हैं। एक तो नीचे यहां पर वियुक्त, वियुक्त मीन्स होता है, देखिए यहां पर लिखा आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल अलग। वियुक्त निकाय या अलग थलग, विलगित और वियुक्त एक ही बात है। विलगित अथवा वियुक्त एक ही शब्द है, जिसको आइसोलेट भी कह सकते हैं, या बिल्कुल अलग, जिसका किसी तीसरे चीज से कांटेक्ट ना हो, या चौथी चीज। इसको समझ लीजिए यहां पर, जैसे 2 आवेशों का समूह है और इसका किसी तीसरे से कांटेक्ट ना हो,
केवल ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, केवल दो आवेशों का समूह है, दो आवेशों का निकाय है और इसका किसी तीसरे आवेश का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, तो इसको कहेंगे दो आवेशों का विलगित निकाय, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक इसी प्रकार से अगर कहीं पर तीन चार्ज रखे हुए, तीन आवेश रखे हुए हैं और उनका किसी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें या किसी भी आवेश से आपस में ही तीनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, चौथे आवेश से जिसका कोई संपर्क नहीं है, तो वो कहा जाएगा तीन आवेशों का विलगित निकाय। तो वियुक्त निकाय अथवा विलगित निकाय एक ही बात है, आइसोलेटेड सिस्टम तीनों एक ही चीजें हैं। तो वियुक्त निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब है जितना है उतना ही रहता है। संरक्षित शब्द की जगह यहाँ पर आप नियत शब्द भी लिख सकते हैं कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। नियत का मतलब है कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना ही घटता है। बढ़ना और घटना किससे संबंधित है? बढ़ेगा तब जब आवेश उत्पन्न हो, घटेगा तब जब आवेश नष्ट हो। तो आवेश घटना और नष्ट भी नहीं होता और उत्पन्न भी नहीं होता, इसलिए जब नष्ट नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, तो घटता और बढ़ता भी नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है। इसका अर्थ है कि नियत रहता है, संरक्षित रहता है। इसको आप एक तरह से और भी समझ सकते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। एक नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। परिभाषा आप वहां से बुक से नोट करेंगे, समझा दी है आपको, वहां से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या आप समझ लीजिए। मान लीजिए एक परमाणु है ये Na, यहां पर है Cl, इसकी कक्षाओं में 17 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों, आवेश संरक्षण के नियम को आपको समझना है दो एटम्स के आधार पर। 2 एटम्स एग्जाम्पल्स के लिए लिए हैं, एक तो सोडियम परमाणु लिया है और दूसरा लिया है आपका क्लोरीन परमाणु। मान लीजिए, इससे पहले आपको पिछली कक्षा में बताया था कि कोई भी परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करता है और इसी क्रिया में वो एक दूसरे से संपर्क करते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 11 होता है, 11 होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित होते हैं? 2, 8, 1। इसी प्रकार से क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित है? 2, 8, 7। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से किस प्रकार उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आएंगे, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर 2, 8, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन, तो वापस 7 इलेक्ट्रॉनों को ये बाहर से कहीं से लेगा, उसमें नेचुरली ज्यादा कठिनाई होगी। तो ये क्या करता है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। 1 इलेक्ट्रॉन ये अगर छोड़ दे या किसी दूसरे को दे दे, तो इसकी बाहरी कक्षा में यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस सोडियम परमाणु में या सोडियम एटम में नेचुरली 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये सरल है। यहां पर आ जाइए, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसको बाहर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो नमक बनने की जो
प्रक्रिया है नेचुरली, वो क्या है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और एक यौगिक बनकर तैयार होता है NaCl, जिसमें Na पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज होता है और उतना ही चार्ज, उतना ही आवेश Cl पर माइनस का होता है। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये यौगिक कैसे बना, ये एक ध्रुवीय अणु कहा जाता है। लेकिन इन पर आवेशों की आवेश किस प्रकार से आए हैं या आवेशों का प्रकटीकरण किस प्रकार हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। Cl है ये, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 11 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन का मतलब 11 इकाई धन आवेश, और बाहर कितने चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 11 इकाई ऋण आवेश। इसी तरह से यहाँ पर 17 इकाई धन आवेश नाभिक में है और 17 इकाई ऋण आवेश बाहर चक्कर लगा रहा है। जब ये दो परमाणु पास में आते हैं तो सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन इसे ग्रहण करता है और इसके ऑक्टेट में कितने, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आप ये देखिएगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये किस तरह से बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, और क्लोरीन का ग्रहण करने के बाद के कितना बनेगा, 2 8 8। ठीक है, अब यहां पर आइए, अब इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेष बचे, 10। नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, 11। अगर सोडियम परमाणु पर आप आवेश निकालना चाहें तो किस प्रकार निकालेंगे, आवेश योज्यता के नियम के अनुसार। अभी अभी आपने पढ़ा है इससे पहले, आवेश योज्यता में 10 इकाई माइनस, क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, कितने प्रोटॉन से, 11 प्रोटॉन से इस सोडियम परमाणु के पास, तो प्लस 11, क्योंकि 11 प्रोटॉन मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश, तो माइनस 10 और प्लस 11 कितना हो गया, प्लस 1 इकाई आवेश। यहाँ पर E का मतलब है इकाई आवेश, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश। तो यहीं पर आप ये भी लिख सकते हैं, इकाई का मतलब है +1 है, तो 1 इंटू E की जगह पर क्या लिखेंगे, ये मूल आवेश है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये इसके एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर यहाँ पर कितना आवेश आया, 1 इकाई धन आवेश उत्पन्न हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, -18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्रोटॉन्स उतने ही हैं, +17। अगर आप इसको ऐड करेंगे आवेश योज्यता नियम के अनुसार, तो 17 और -18, तो -E, यानी कि -1 इंटू E। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तो प्लस में आया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ये प्लस में आया, और यहां पर ये माइनस में आया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस प्रकार से आवेश संरक्षण का नियम कहता है, अगर आप यहां पर देखें पूरे इस सिस्टम में, पूरे सिस्टम का मतलब है 2 परमाणुओं के सिस्टम में, अगर आप यहां पर देखें, अब इस 2 जो परमाणुओं का सिस्टम है, ये जो सिस्टम है 2 बॉडी सिस्टम, जिसको द्विपरमाणविक सिस्टम भी कह सकते हैं, ये जो टोटल सिस्टम है इस सोडियम एटम का और क्लोरीन एटम का, तो सोडियम ने जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो जितना इस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ है,
अलग अलग निकालोगे तो सोडियम पर धन इकाई 1 इकाई धन आवेश आया और क्लोरीन पर 1 इकाई ऋण आवेश आया। पर सोडियम और क्लोरीन दोनों को साथ में अगर आप निकालते हैं तो जितना इस पर धन है उतना ही इस पर क्लोरीन पर ऋण है। तो कुल आवेश कितना है? 0, क्योंकि -1 और +1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम पूरे नमक के अणु को देखें या पूरा जो NaCl सिस्टम है उसको अगर देखें तो इन दोनों के अंदर कुल आवेश 0 है, जो कि इन दोनों के नजदीक आने से पहले भी 0 था। अगर आपने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होता तब इस पर 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पर आवेश 0 था। अब क्लोरीन पर 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, तब भी इस पर टोटल आवेश कितना था? 0 था। लेकिन जब दोनों परमाणु नजदीक आए तो इसने जितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए उतना ही इस पर तो ऋण आवेश आया, यानी कि क्लोरीन पर तो ऋण आवेश आया उतना ही, लेकिन उतना ही धन आवेश सोडियम पर आ गया। तो दोनों का जो कुल आवेश निकलेगा सोडियम परमाणु पर और क्लोरीन परमाणु का जो इकट्ठा आवेश निकलेगा वो अभी भी 0 होगा। तो आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है किसी विलगित निकाय पर, आइसोलेटेड सिस्टम का अगर आप आवेश निकालते हैं तो वो ये कहते हैं कि आवेश टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का संरक्षित रहता है, मतलब कि जितना था उतना ही रहेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में यहाँ पर हम इस नमक के अणु को समझ सकते हैं, क्योंकि ये सरलतम सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के जो परमाणु थे नजदीक आने से पहले भी उन पर कुल आवेश 0 था। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम में और क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब दोनों ने आपस में बॉन्डिंग की तब भी सोडियम ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो क्लोरीन ने उसको ग्रहण किया है। तो जितना आवेश धन आवेश सोडियम पर आया है उतना ही ऋण आवेश क्लोरीन पर आया है। तो दोनों को अगर आप इकट्ठे मेजरमेंट करेंगे तो दोनों पर अभी भी आवेश कितना है? 0 है। इस प्रकार से आप आवेश संरक्षण का नियम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। वियुक्त निकाय विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। मात्र एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश का भी स्थानांतरण हो सकता है, आवेश उत्पन्न हो सकता है, यानी कि प्रकटीकरण हो सकता है आवेश का। नेक्स्ट आ जाइए आप, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण या इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई, मूल इकाई आप जानते हैं, मूल इकाई का मतलब आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित है, जिसे ई स्मॉल ई द्वारा दर्शाया जाता है कि पूर्णांकी गुणज है। पूर्णांकी का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू 100। पूर्ण अंक जो पूरा नंबर है, पूरा नंबर का मतलब है कि जो आधा नहीं है, 1/3 नहीं है, 1/4 नहीं है, पूरा पूरा नंबर है। पूर्णांकी गुणज का मतलब उन पूर्ण अंकों का गुणा होते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु के आवेश Q को सदैव इस प्रकार दर्शाया जाता है, अर्थात पूर्ण संख्याओं। देखिए नीचे लिखा हुआ है पूर्णांकी गुणज का अर्थ क्या है, अर्थात पूर्ण संख्या, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 के पूर्ण के गुणज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार दर्शाया गया है, Q बराबर N। Q मतलब किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, N मतलब किसी भी वस्तु पर या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है अगर तो N बराबर 4 हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है अगर तो N बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर Q बराबर किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश, N बराबर अगर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो N बराबर 10,
10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो भी n बराबर 10, और E मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। E मतलब मूल आवेश, मतलब इकाई आवेश। यहाँ n कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए धनात्मक अथवा ऋणात्मक क्यों कहा है? अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो n धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी, अभी आपने सोडियम परमाणु में पढ़ा कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, और इसी कारण सोडियम पर कैसा आवेश प्रकट हुआ था? धन आवेश प्रकट हुआ। और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। ग्रहण करने का मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन, उस पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, इस कारण उस पर ऋण आवेश का प्रकटीकरण हुआ। तो Q तो कुल आवेश है, और आवेश Q कुल आवेश है, N उस पर किसी भी वस्तु पर उपस्थित या किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की कमी, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। E इकाई आवेश है। आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। परिमाण मतलब है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को भी प्रदर्शित करती है। यही इकाई आवेश कहलाता है। यही मूल आवेश है। यही इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। यही प्रोटॉन पर आवेश है। तो इस संख्या को आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रॉन पर है तो ऋण होगा, प्रोटॉन पर है तो धन होगा। इसी के आगे माइनस या प्लस इस प्रकार लिख जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। यहां पर भी देखिए लिखा हुआ 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क बोर्ड क्वेश्चन है ये भी, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से आप क्या समझते हैं, वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। अब इसे समझ लीजिए। मान लिया एग्जाम्पल, याद आप वहां से कर लेंगे, लिख भी आप वहां से लेंगे। मान लिया वस्तु A है और ये वस्तु B है। इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, तो चूंकि इसने त्यागे हैं और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो अब आप देखिएगा इस वस्तु A पर कुल आवेश आप कैसे निकालेंगे। एक और सवाल है बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश 8.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम है। किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश
प्लस 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, उस इलेक्ट्रॉनों पर उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। दो प्रश्न है इसमें, कितने इलेक्ट्रॉनों की एक तो कमी है अथवा अधिकता है, और वो कितने इलेक्ट्रॉनों की है, मतलब आपको संख्या ज्ञात करनी है। आपको यही क्वांटाइजेशन वाला जो सूत्र है, आवेश का क्वांटीकरण, यहीं से आपको n का मान निकालना है। आज मैं बता दे रही हूँ, नेक्स्ट कल मैं फिर से सवाल दूंगी आपको, तब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि कौन सा सूत्र लगेगा कहाँ, कौन से न्यूमेरिकल में। कुल आवेश की मात्रा आपको दी हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 5 6 7 8 कितने संख्या पूछी गई है। ई का मान आपको पता है, तो यहां से आप कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है इस बात का उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।